हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आप मुझसे इस टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, महेश ट्यूब, राइट। चैनल का भी यही नाम है। इसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेंडमेंट रूल अभी लाया गया है 2022 का नया। ठीक है, ये भी देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि EIA का 2020 अमेंडमेंट क्या हुआ था, उसमें क्या चेंजेस हुए थे। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी तो कई जगह पूछ ही चुका है। मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक दो बार आ चुका है। अभी 2020 में आया था, उसके बाद भी आया, और एसएससी में भी पूछा गया था, रिटर्न में, बैंकिंग में भी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कई जगह पूछा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसके क्या रूल्स हैं, कब होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, क्या इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये सब एक आम आदमी को भी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। अभी जो 2020 रूल्स आया है उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, जिसको हम शार्ट में लिखते हैं MOEFCC, इसने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल। कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी बात करते हैं। एग्जम्प्टेड फ्रॉम द हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस, मतलब इसमें क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस के लिए हैं, कहाँ से वो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है या पाकिस्तान के साथ, वहाँ से 100 किलोमीटर के अंदर जो है, मीन्स प्रोजेक्ट इनसाइड द 100 किलोमीटर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, उनको जो है एकदम किया गया है कि अब वो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा तो उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पैक्ट जैसे कि हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड में ये 4 धाम प्रोजेक्ट बन रहा है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कितना है, 100 किलोमीटर के इनसाइड है, तो उसमें भी इन्वायरमेंटल EIA की असेसमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 धाम प्रोजेक्ट में आप जानते हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब शामिल हैं, है ना। अगला एग्जाम्पशन क्या दिया गया, जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो अप टू 15 मेगावाट तक हैं, उनमें भी अगर वो नॉन हजार्डस हैं, ठीक, तो उनमें भी EIA लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो जैसे कि फ्यूल्स हैं, कोल, लिग्नाइट और पेट्रोलियम, अप टू 15% तक एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक, उसके अलावा क्या है कि जो पोर्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली डील्स विथ फिशिंग इंडस्ट्री, उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है, EIA से। कुछ अदर प्रोजेक्ट हैं जैसे कि टोल प्लाजा, जिनको अपनी विड्थ तो बढ़ानी है, ठीक है, टोल कलेक्शन के लिए, उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया है कि वो अपना एक्सपांशन कर सकते हैं, राइट। जो अब देखते हैं कि जो EIA होता है उसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। देखिए, क्या होता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तभी तो कोई स्टेप ले पाएंगे कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक, फैसिलिटेट बेसिक फॉर पॉलिसी डिसीजन। देखिए, EIA का जो इम्पैक्ट है असेसमेंट, EIA इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के पहले पहले उसका असेसमेंट होना चाहिए। एक्चुअल में तो यही होना चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या उसका काम शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसके पहले उसका असेसमेंट हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है कि अपन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, उसको मिनिमाइज, एलिमिनेट कर सकते हैं तो एलिमिनेट करें, या मिनिमाइज कर सकें, जितना आप कम कर सकते हैं उतना हमें कम करना चाहिए। एडाप्टेशन फॉर मिटिगेशन पर्पज है, उसको इनकरेज करना चाहिए कि उसको लोग जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, उनको मिटिगेट करना है, मतलब उसके लिए पब्लिक को हमें इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, अगला ये है कि अगर कोई उसके अल्टरनेटिव हैं, सेफ प्रोजेक्ट फॉर द डिजाइनर मेथड, कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे कुछ भी काम हो रहा है, अगर उससे एडवर्स इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए,
तो उसका अगर कोई अल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं तो वो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, राइट, जिससे क्या हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सेफ्ड हो, ठीक, और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक। सिंप्लीफाइड द टेक्निकल इशू, EI प्रोड्यूस मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एंड समरी फॉर द नॉन टेक्निकल। मतलब इसमें क्या है कि जो भी टेक्निकल इश्यू हैं उनको हमें दूर करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण सिंप्लीफाई प्रोजेक्ट हो, मतलब ज़्यादा बर्डन वाला ना लगे। अब देख लेते हैं कि जो अभी क्या हुआ था कि 2020 में EIA का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए थे, यही क्वेश्चन आया था, मतलब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, और उसके इम्पैक्ट का क्या हुए, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि पहले चेंजेस ये किया गया था कि पब्लिक कंसल्टेशन जो था उसको रिड्यूस कर दिया था 40 डेज तक, पब्लिक का कंसल्टेशन 40 डेज तक रिड्यूस कर दिया गया था कि अब 40 डेज का कंसल्टेशन पीरियड होगा। और एक और चीज़ उसमें रिड्यूस कर दी गई थी कि जो पहले 30 डेज होता था किस चीज़ के लिए, रिपोर्ट, अगर पब्लिक कोई रिपोर्ट सबमिट करती थी, रिपोर्ट का मतलब कि अपने रिस्पॉन्सेज देते थे, तो उसका जो पहले 30 डेज टाइम था उसको रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, 20 डेज कर दिया गया था रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, एंड 40 डेज उसको रिड्यूस कर दिया गया था टाइम पीरियड। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था, देखिए ये क्या है कि कोई अगर EI की जो प्रोसेस चल रही है उसको स्पीड अप दे देगा, उसकी स्पीड तो दे देगा, पर उसमें नुकसान क्या होगा, उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। इट मतलब जो ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको बहुत कम टाइम मिलेगा कि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ और इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएँ। तो प्रोजेक्ट तो नो डाउट स्पीड अप हो जाएगा, जल्दीबाजी में होगा, बट उनको टाइम कम मिलेगा जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, और जो अवेयर नहीं है उसमें मेन लोग कौन होते हैं, ट्राइबल अथवा फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी कि जैसे कि वो कुछ इकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया हैं या फिर स्ट्रेटेजिक कुछ एरिया हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को EIA लेने की जरूरत नहीं है, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जाम्शन दे दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि जैसे क्लियरेंसेस फॉर द स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई EIA लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। जबकि इसमें कुछ ऐसा था कि जो पॉलिटिकल अथवा इकोनॉमिक रीजन से उसका मिसयूज हो सकता था, ठीक है। ध्यान रहे, आपको प्लीज़ ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ये थी कि पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस मिलता था, मतलब ये कि जैसे काम शुरू हो गया है, काम चालू है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का पर्पज़ है या कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो काम चालू हो गया है, काम चालू होने के बाद उसको क्लियरेंसेस मिलती थी। इसमें क्या होता है कि देखिए काम अगर चालू हो गया फिर क्लियरेंसेस मिल रही, तो नो डाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगा, बट रिड्यूस द ब्यूरोक्रेटिक डिले, जो डिले हो रहा था वो तो रिड्यूस होगा। इसमें क्या होता है कि कुछ वायलेशन होते हैं, लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, उनका वायलेशन होता है। अब आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को पहले स्टार्ट नहीं किया गया है और पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेते थे, अगर क्लियरेंसेस मिल गई तो जाके प्रोजेक्ट को चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो इन्वायरमेंटल अगर कुछ एडवर्स इम्पैक्टेड होते थे जिसके कारण क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी तो वो काम चालू नहीं होता था। बट अब क्या हुआ कि पहले अगर काम चालू हो गया, बाय द वे अगर वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल नहीं है तो भी क्योंकि काम चालू हो गया है तो अब उसको क्लियरेंसेस मिल जाएगी, मोर चांसेस। तो ये भी तो इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव है ना। बस इसमें फ़ायदा क्या है कि जो पहले डिले होता था वो डिले थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, वो डिले दूर हो गया है, ठीक। अगला एग्जामिनेशन क्या मिला था कि इसका पीरियड जो था वो एक्सटेंड हो गया था, मतलब एग्जामिनेशन तो नहीं कह सकते, पीरियड जो था एक्सटेंड हो गया था। कैसा पीरियड कि मतलब जो पहले मतलब किसी चीज़ को जैसे कि कोई उनको क्लियरेंसेस मिलती थी जो पहले 30 ईयर्स की मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 50 ईयर्स कर दिया गया है, मतलब ये भी तो डाइल्यूट कर दिया गया है। इसके कारण क्या होगा कि रिस्क ऑफ इरिवोकेबल इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ये सब बढ़ जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप ऐसा समझिए कि जैसे किसी चीज़ को 30 ईयर्स में उसको रिव्यू कराना पड़ता था, तो 30 ईयर्स की जगह अब उसको 50 ईयर्स मीन्स 20 ईयर्स ज़्यादा मिल गए रिव्यू कराने के लिए, कि अब कराए ही नहीं 20 और ईयर्स तक, मीन्स 50 ईयर तक चलता रहे। अगर कोई एक बार क्लियरेंसेस मिल गई तो फिर अगले उस 50 ईयर्स के बाद वो कोई क्लियरेंसेस ले या उसके लिए रीअप्लाई करे, ठीक।
बेस लाइन डाटा कुछ था। देखिए, नो नीड टू कवर ऑल द सीजन इन द ईयर, सभी सीजन कवर करने की जरूरत नहीं है। दिस में मेक लेस रिलायबल एंड नॉट रिवील द फुल इम्पैक्ट ऑफ EIA, मतलब वो क्या हो गया, लेस रिलायबल हो गया। ठीक है। रिपोर्ट इशू रिड्यूस फ्रॉम वंस इन एवरी 6 मंथ टू वंस इन एवरी ईयर, मीन्स क्या होता था कि पहले रिपोर्ट जो थी एक साल में 1 ईयर में 2 टाइम्स पब्लिश होती थी, अब उसको डाइल्यूट करके एक साल में एक ही रिपोर्ट पब्लिश होगी, तो ये भी तो नेगेटिव हो गया ना इन्वायरमेंट के लिए, डाइल्यूट हो गया। दिस विल डाइल्यूट द स्क्रूटिनी एंड मे बी लेट बिफोर एनी मिटिगेशन मेजर, राइट। ये 2020 में चेंजेस हुए थे। इसके कारण क्या हो सकता है, मतलब EIA हम इन्हें इतना पढ़ा या हम समझा, तो EIA को क्या करना चाहिए। देखिए, नीड टू प्रोवाइड, अब होता क्या है कि इसको बैलेंस एक बनाना पड़ेगा कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि जल्दी होना चाहिए, एंड मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमारा इन्वायरमेंट भी नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे, और साथ साथ हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें बहुत टाइम लगता था, वो भी स्पीड अप में काम हो, जल्दी काम हो, इजी वे में काम हो। तो इन दोनों के बीच हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी कैन बी सेटअप फॉर फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन, मतलब हम एक गवर्नमेंट हमारी ऐसा सेटअप कर सकती है कि जो कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव हो, कोई फेवर ना करे। ठीक है। सेंट्रलाइज डाटा जो है बैंक है उसको स्टोर करे इन्फॉर्मेशन, एंड प्रोवाइडिंग एसेस टू लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी जो उनको उन चीज़ों की एसेस भी प्रोवाइड करे कि वो चीज़ें अवेलेबल हो पाए उनके लिए इजिली। ठीक है। ये हो गया EIA। तो इस तरीके से ये EIA वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे बता दिया हूँ। मेन इसमें क्या था कि देखिए, ये जो 2020 वाला था इसमें चेंजेस ये हुए थे कि जो कितने 5-6 चेंजेस हुए थे। 5-6 में क्या था कि एक रिड्यूस, उसका टाइम पीरियड कितना रिड्यूस कर दिया गया था, 40 ईयर से रिड्यूस कर दिया गया था। और जो पब्लिक अपना रिस्पॉन्स सबमिट करती थी उसको पहले 30 डेज था, 30 डेज से 20 डेज कर दिया गया था, ये रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रेशनरी पावर दे दी गई थी कि अगर वो उसको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक है या कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस में, तो उसको वो कोई क्लियरेंसेस ना ले, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा चेंजेस ये किया गया था कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस दे दिया गया था, कि मतलब काम चालू हो गया फिर क्लियरेंसेस लेते रहो, ये हो गया था। चौथा चेंजेस ये हुआ था कि जो रिपोर्ट होती थी पहले 30 ईयर्स के लिए मतलब कोई क्लियरेंसेस मिलता था, अब वो क्लियरेंसेस एक साथ 50 ईयर्स के लिए मिलने लगा। चौथा हो गया। पांचवा चेंजेस ये हुआ था कि जो रिपोर्ट थी उसमें कोई सीजन विजन का नहीं था, मेन तो ये लेजर लेवल हो गया था। छठवां चेंजेस क्या था मेन, कि जो उसमें साल भर में 2 रिपोर्ट निकलती थी, एक साल में 2 रिपोर्ट बाई एनुअल थी, अब उसको करके साल भर में एक रिपोर्ट मीन्स एनुअल रिपोर्ट कर दिया गया। तो ये 5-6 चेंजेस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको अगर मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग आप व्यूज़ तो हैं, आप देखते हैं वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके इन्हीं सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके शेयर से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पर प्रेजेंट करूं। आपके जो क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करूं। या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ठीक है। तो जुड़े रहिए महेश ट्यूब से, आपको वीडियो अच्छे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।